हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और स्वागत है आपका इस सीजन के अगले पार्ट के अंदर। और आज है हमारे साथ में एक और सैस कंपनी के फाउंडर, और वो भी बूटस्ट्रैप है और प्रॉफिटेबल भी है। तो चलिए जानते हैं उनसे उनके बारे में। हाय, मेरा नाम अंकित दूधवेवाला है और जो कंपनी मैं चलाता हूँ उसका नाम है एपिड सिंपल। एपिड सिंपल में हम दो प्रोडक्ट चलाते हैं, सॉफ्टवेयर सजेस्ट और कॉल हिप्पो। सॉफ्टवेयर सजेस्ट एक सॉफ्टवेयर और आईटी वेंडर डिस्कवरी एंड रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म है, और कॉल हिप्पो एक बिजनेस फोन सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो पूरी दुनिया में बेचा जाता है। या दैट्स अबाउट इट। और 150 टीम मेंबर्स स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। हमारे कस्टमर करीब 4,500 कस्टमर हैं हमारे, जो पूरे दुनिया में हैं। अबाउट 70% जो हमारा रेवेन्यू आता है वो हमारा ग्लोबल रेवेन्यू है। 30% रेवेन्यू जो हमारा आता है वो इंडिया से आता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थोड़ा सा रिलेट भी कर पाया मैं आपसे। अभी हम पहले बहुत सारी बातें करी हमने, शायद उसके बारे में अभी हम अंदर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मुझको अपनी जर्नी की स्टार्टिंग बताओगे, कैसे आपने शुरू किया? क्या पहले जॉब करते थे फिर ये स्विच किया, या पहले से सोचा था बिजनेस ही करना है? ओके, सो मैंने जो अपना बीबीए किया वो मैंने सिम्बायोसिस से किया, और फिर बीबीए करने के बाद आई डिड माई एमबीए फ्रॉम नासिर मुंजी। और नासिर मुंजी में एक छोटा सा बिजनेस प्लान कंपटीशन था जिसमें भावेन तुरकिया, हु इज़ ऑल्सो अ बूटस्ट्रैप फाउंडर, उनके कंपनी का डायरेक्ट आई का बिजनेस प्लान कंपटीशन था। मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया एंड सक्सेसफुल था। वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा। वो करने के बाद मेरे को ऐसा था कि यार आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन दी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। वन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट आई एम ऑल्सो नॉन टेक founder. I don't have anyone at the founder level who understands technology in the company. So फिर 2011 में I passed out from नासिर मुंजी। वहाँ से फिर मैंने 2.5 साल करीब अपने पापा के फैमिली बिजनेस में काम किया, विच इज़ इनटू फार्मास्यूटिकल बिजनेस। एंड फिर हरदम से कीड़ा था कुछ टेक में करने का। एंड जनवरी 2014 में हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन चालू किया। ठीक है, तो ये टेक का कीड़ा शुरू कैसे हुआ? मतलब कीड़ा तो था, कीड़ा होना और शुरू करने में एक बहुत बड़ा गैप है प्रोडक्ट बनाने का। करेक्ट। तो वो कैसे किया? सो टेक का कीड़ा मेरा शुरू हुआ था 2004 में। मैंने उस समय एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम है डायरेक्ट फ्रॉम डेल बाय माइकल डेल। तो वहाँ से मेरा टेक का कीड़ा चालू हुआ। फिर 2014 से 2011 तक कंटिन्यूसली मैं स्टार्टअप्स फॉलो करता था, पढ़ते रहता था। जनरली आई थिंक सभी फाउंडर का यही जर्नी रहता है कि कहीं से उनके अंदर में एक कीड़ा आ जाता है, फिर उसके बाद वो फॉलो करते रहते हैं। उस समय नेक्स्ट बिग वॉट करके एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, आज भी है नेक्स्ट बिग वॉट, बट उसको अनप्लग्ड बोलते थे। फिर योर स्टोरी आया, योर स्टोरी ने बहुत सारे कंटेंट क्रिएट किए। तो वो पढ़ते पढ़ते फिर 2011 में ये डायरेक्ट आई का इवेंट हुआ। सो यहाँ से पूरा कीड़ा का जर्नी चालू हुआ। और जो पहला प्लेटफॉर्म बनाना था, हम लोगों ने क्या किया, मुझे ये पता था कि मुझे सॉफ्टवेयर नहीं आता है। तो हम लोगों ने जो सॉफ्टवेयर से जैसे हमारा प्लेटफॉर्म जो पहला स्टार्टअप चूज़ किया या पहला प्रोडक्ट आइडिया चूज़ किया, वो हम लोगों ने बहुत सो इसको मैं बोलता हूँ लैटरल थिंकिंग। सो अपने कंस्ट्रेंट को समझ करके हमने एक आइडिया चूज़ किया। सो हमारी कंस्ट्रेंट ये थी कि आई डिड नॉट हैव, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तो मैं कभी एक स्टार्टअप में काम नहीं किया हुआ था, मुझे पता नहीं था। अब मुझे पता है कि एंजल इन्वेस्टमेंट क्या होता है और वीसी फंड क्या होता है, पर उस समय तो कुछ पता ही नहीं था। तो मुझे पास मात्र थे 10 लाख रुपए। मुझे उस 10 लाख रुपए में ये था कि यार अब फैमिली बिजनेस में वापस नहीं जाना है। और ये पैसे कहाँ से आए थे? ये पैसे पापा ने दिया था। ठीक है। तो ये 10 लाख रुपए मेरे को फैमिली बिजनेस में वापस नहीं जाना है, ये मैंने थॉट प्रोसेस लगा रखा था। तो मैंने अपना कंस्ट्रेंट्स बनाया कि मेरे पास क्या कंस्ट्रेंट है। पहला ये था कि 10 लाख रुपए में ही करने का है। दूसरा था कि मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ पता नहीं है, तो ऐसा बिजनेस चलाने का है जो प्रॉफिटेबल हो। तीसरा था कि मुझे टेक भी नहीं आता है कुछ भी, तो ऐसा कुछ करने का है जो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट नहीं हो। और एसेंशियली अगर आप देखोगे तो सॉफ्टवेयर सजेस्ट इज नॉट अ वेरी हाई टेक बिजनेस। सो इसमें बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी नहीं लगता, इट इज़ मोर ऑफ अ कंटेंट बिजनेस। सो दैट इज़ वाई वी लैंडेड इन सॉफ्टवेयर सजेस्ट। आइडिया कहाँ से आया? व्हेन आई वाज इन द फार्मा बिजनेस, जब मैं चला पापा के साथ था फार्मा बिजनेस में, तो हम लोगों ने 2-3 बार सॉफ्टवेयर की ढूंढने की गलती की थी। हमने पहला एक वेंडर ढूंढा जो पहले खुद से बनाने का कोशिश किया, वो कभी काम नहीं किया सही से, बग्स आते थे सॉफ्टवेयर में। फिर उसके बाद हमने एक वेंडर ढूंढा जो अहमदाबाद का ही था। उसने हमसे कुछ पैसे लिए, 1 साल तक वो सॉफ्टवेयर लगाने की कोशिश किया, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। जो थर्ड मेरा शॉट था वो सही गया। दैट इज़ एक्चुअली वो दिल्ली की एक कंपनी है, और आज हमारे सॉफ्टवेयर से इसके कस्टमर भी है, करीब 5-6 साल से कस्टमर है। तो मेरे को ये फील हुआ, ये रियलाइज़ हुआ कि ये एक प्रॉब्लम है, इंडिया में कोई सॉल्व नहीं कर रहा है। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, एंड दैट इज़ वाई इसीलिए हम लोगों ने वो जनवरी 2000 हमने लॉन्च किया था अबाउट
15 फरवरी 2014 में, बट हमने बिल्ड करना चालू किया जनवरी 2014 से। तो यस, दैट्स हाउ आई, इसी तरीके से हम सॉफ्टवेयर सजेस्ट पे आए। ठीक है, तो स्टार्टिंग के अंदर कितने टाइम पे कितना पैसा खत्म हो गया था? सो जनवरी 2014 से चालू किया, और अगर आप मेरी सैलरी नहीं लो तो जनवरी 2015 में हम ब्रेक इवन कर चुके थे। मैंने एक्चुअली लिया था 18 लाख रुपए का बजट अपने पापा से, एंड मेरे को हरदम लगता है कि कभी भी आप कुछ कर रहे हो ना, तो उसमें या तो कोई टाइम लिमिट रहना चाहिए या तो फाइनेंशियल लिमिट रहना चाहिए, आप ज़िंदगी भर नहीं कर सकते। तो मैंने उस समय बोला यार 18 लाख रुपये अगर ख़त्म हो जाएंगे और मैं कुछ नहीं कर पाया तो वापस से चल जाऊँगा फैमिली बिजनेस में, धंधा करूँगा वहाँ पर जा करके। तो मैंने लिया था 18 लाख रुपये उनसे, और 10 लाख रुपये में हम लोग प्रॉफिटेबल हो गए थे और ब्रेक इवन करना चालू किया था। अप्रैल 2015 में मेरे को पहली सैलरी मिली थी 25,000 रुपये की, बट जनवरी 2015 में हम ब्रेक इवन हो गए थे। ठीक है, तो क्या ब्रेक इन स्टार्टिंग में रेवेन्यू मॉडल क्या था? तो हमारा रेवेन्यू मॉडल हरदम एडवर्टीजमेंट्स का था। सो हम लोगों ने चालू किया था, एज आई सेड, कि लॉन्च किया था फरवरी 2014 में, और इनिशियल 5-6 महीना मैंने रेवेन्यू पे फोकस नहीं किया। मैंने बोला कि यार मेरे को सिर्फ प्रोडक्ट बनाने का है, ट्रैफिक बनाने का है। सो करीब बट जून जुलाई के अराउंड इनबाउंड इंटरेस्ट आने लग गया। सो देयर वाज वन कस्टमर बेस्ड आउट ऑफ वन पर्सन, आई विल नॉट से कस्टमर्स क्योंकि अभी वो कस्टमर नहीं बोलूँगा क्योंकि वो पैसे नहीं दे रहा था अभी मेरे को। तो एक कंपनी थी प्रॉफिट बुक्स करके पुणे से, उस बंदे ने मेरे को फ़ोन किया, बोला कि यार तुम्हारी मैंने वेबसाइट देखी है और मेरे को उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट करना है। तो हमने पहले तो मना कर दिया, बट ही वॉज वेरी परसिस्टेंट। तो स्टार्टिंग में रेवेन्यू मॉडल था कि आपने जो सोचा था? हम लोगों ने रेवेन्यू मॉडल यही लीड्स और एडवर्टीजमेंट का ही सोचा था कि हमारे वेबसाइट पे लीड जनरेट होंगे, दैट विल। मना क्यों किया? हम लोगों को पहले 6 महीना था कि अगर हम रेवेन्यू लेना चालू कर देंगे तो हमारा फोकस रेवेन्यू की तरफ चला जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ फोकस करो। बट ये बंदा परसिस्टेंट था, इसने हमको पैसे दे दिया। मज़ा आया पैसे देने के बाद। फिर एक मेरी कॉलेज NMIMS थी, तो NMIMS का एक एलुमनाई था, उसने भी हमको कांटेक्ट किया, उसने भी पैसे दिए। इनफैक्ट वो उस दिन से लेकर के आज तक वो हमारे साथ काम कर रहा है। फिर अगस्त 2014 में एक और कंपनी आई, एंड ऐसे कंपनियां आती गई। टैली ना अभी हमारे साथ टैली एडवर्टाइज करता है, फ्रेशवर्क्स है, ओरेकल है, कुछ कंपनी जो हैं वो हमारे साथ एडवर्टाइज करते हैं। सो उस तरीके से हमारे आने लगी। जनवरी 2015 में हमारे पास डिसेंट रेवेन्यूज़ आ गया था। उस समय के हिसाब से रेवेन्यू भी बहुत छोटा था, 1.5 लाख रुपये महीना था, बट हमारे खर्चे भी बहुत कम थे। तो हमने 1.5 लाख रुपये महीने के अंदर में अपना खर्चे कंट्रोल करके रखा था। हमको डिफाइन करोगे? मतलब मैं, हमारी टीम, मतलब कितने लोग थे? मतलब 1.5 लाख रुपए के रेवेन्यू में कितने? 3-4 लोग ही थे। ठीक है। तो मतलब मैं जब भी बात करता हूँ हम के हिसाब से बात करता हूँ, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन मैंने नहीं बनाया, हम सब ने मिल करके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो इनिशियली टीम का बताओगे, क्या थी, क्या करता था, कौन क्या क्या करता था? सो इनिशियली मेरा एक को फाउंडर भी था, ही मूव्ड आउट। उसने वो 2017 में वो मूव आउट कर गया था, जनवरी 2017 में। तो मैं था, मेरा एक को फाउंडर था पीयूष करके। हमारा एक फर्स्ट इंजीनियर जो था वो भावेश करके था। भावेश आज भी हमारे साथ है। उसके अलावा जो और सारे टीम मेंबर्स थे वो क्लियरली याद नहीं है, लेकिन 2-3 टीम मेंबर्स थे उसके अलावा जो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए थे। बट भावेश जो हमारा टीम मेंबर था वो ही हैज़ इक्विटी इन द कंपनी नाउ, और ही हैज़ बीन देयर। वो उस समय से लेकर के आज भी हमारे साथ है। वो हमारे लिए एक बहुत क्रिटिकल, भावेश ने एक बहुत क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। मैं सबको बोलता हूँ कि अगर भावेश नहीं होता तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिसके लिए मैं ये बोलता हूँ, लेकिन भावेश वाज वन ऑफ द फर्स्ट गाइज, जो पहला बंदा था जो अगर नहीं होता तो हम मे बी 2015 में ही बंद हो जाते या 2016 में बंद हो जाते। तो स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर सजेस्ट सिर्फ सारे सॉफ्टवेयर करता था या एक स्पेसिफिक निश में करता था? नहीं, स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर सजेस्ट सारे ही सॉफ्टवेयर करता था। हमको इतना समझ नहीं था, मतलब जब हमने चालू किया था सॉफ्टवेयर सजेस्ट तो मुझे एक ही सॉफ्टवेयर पता था, टैली। और मुझे उस समय ऐसा लगता था कि ये पूरी दुनिया वही टैली के अराउंड ही ख़त्म हो जाएगी। हमको जितने सॉफ्टवेयर मिल रहे थे सारे हम वेबसाइट पे डाले जा रहे थे, लिस्ट किए जा रहे थे। इतनी सारी कैटेगरी भी नहीं पता थी कि बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। उस समय बस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पता था, HR सॉफ्टवेयर पता था, तो हम सारे सॉफ्टवेयर डालते थे। इनिशियल एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इनिशियली हमको ये भी नहीं पता था डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, SEO क्या होता है। तो आज के दिन तो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो डिजिटल मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस मार्केटिंग है। बट उस समय हमको ये भी नहीं पता था। सो हमने वेबसाइट तो बना लिया था, कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा था। तो मई 2014 की बात है। तो मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया, उसको पूछा कि यार कुछ हो नहीं रहा है कंपनी में। तो उसने बोला तूने SEO किया है क्या? मैंने बोला SEO क्या होता है? उसने बोला वेब SEO करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर जा, तेरे को समझ में आ जाएगा। वेब SEO विजिट किया,
वहाँ पर देखा कि यार SEO के बारे में लिखे हुए हैं, मेरे को लगा यार ये करूँगा तो हो सकता है चल जाए कंपनी। 2 दिन अपने आप को रूम में लॉक किया, पूरा SEO के बारे में पढ़ा। मंडे से मैं ऑफिस गया और फिर मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन चालू किया। धीरे धीरे रैंक करने लग गया हमारे पेजेस, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रैंक करने लग गया, HR सॉफ्टवेयर रैंक करने लग गया। जैसे जैसे रैंक करने लग गया वैसे वैसे इनबाउंड इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। कंपनीज हमारे पास आने लग गए, बोलने लगे कि यार हमको भी एडवर्टाइज करना है, और वैसे हमारा रेवेन्यू बिल्ड होने लग गया। ठीक है, तो उस टाइम पे SEO क्या करते थे? उस टाइम पे SEO क्या करते थे ये तो याद नहीं है, बट SEO का हमारा मेजर जो फिलॉसफी रहा है कि कॉम्पिटिटर्स को देखो कि कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं और ट्राई टू उसको डिकोड करने की कोशिश करो। सो कॉम्पिटिटर ने अपने वेबसाइट में 10 चीज़ किए होंगे, और गूगल स्मार्ट है। गूगल वहाँ पर बहुत सारे इंजीनियर्स बैठे हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि यूज़र एक्सपीरियंस कैसे बढ़ाए। तो आप यही समझने की कोशिश करो कि इस बंदे ने अपने वेबसाइट में ये चीज़ डाला है तो उसने क्या डाला होगा और उसका क्या इफेक्ट आया होगा, और वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे अडॉप्ट करने का कोशिश करो। आप करते रहोगे तो आपकी रैंकिंग्स भी ऊपर आ जाएंगी। इट्स अ वेरी स्लो पेनफुल प्रोसेस है, बट हमारे पास पैसे नहीं थे, एंड आई थिंक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट मेथड टू गेट ट्रैफिक। तो अगर किसी के पास पैसे नहीं है, टाइम लगता है, लेकिन आपको बहुत चीप सस्ते तरीके से आपको काफ़ी रेवेन्यू, काफ़ी ट्रैफिक बिल्ड हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया? ये दूसरा आइडिया कैसे आ गया कॉल पहुँचाना की? ओके, सो हम लोग सॉफ्टवेयर सजेस्ट के साथ बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनी से बात करते थे। उस समय SaaS वाज नॉट दिस पॉपुलर, बट हमको बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनी से बात करने होता था, एंड इसी बिकॉज हम सॉफ्टवेयर कंपनी से बात करते थे। अगर किसी ने गिरीश का नाम सुना है, द पर्सन हु रन्स फ्रेशवर्क्स, सो मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया, वहाँ पर मेरे को गिरीश एज अ स्पीकर मिला, एंड वो जो भी बातें बोल रहा था मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मतलब ही साइड कि मैंने कभी फ्रेश डेस्क उस समय उसका नाम था, मैंने कभी फ्रेश डेस्क हिंदुस्तान के लिए बनाया ही नहीं, मैंने फ्रेश डेस्क कदम ग्लोबल ऑडियंस के लिए बनाया। हमारा डिज़ाइन सब कुछ ग्लोबल ऑडियंस का था, प्राइसिंग भी बहुत हमारी ग्लोबल ऑडियंस के लिए थी। उसके पहले हम लोग सिर्फ इंडियन ऑडियंस के लिए काम करते थे इन सॉफ्टवेयर सजेस्ट। राइट नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ कस्टमर्स हु आर ग्लोबल, बट इनिशियली व्हेन सॉफ्टवेयर सजेस्ट स्टार्टेड इट वाज इंडियन ऑडियंस। आई हैड नेवर लिव्ड इन द US, मैंने कभी पढ़ाई नहीं की थी, बस 1-2 बार घूमने गया था, तो मेरे को समझ में नहीं आता था। बट गिरीश को सुन करके बहुत मज़ा आया। मैंने बोला यार मेरे को ये करने का है। फिर हमने बोला हमको भी एक SaaS प्रोडक्ट चालू करने का, हम भी ग्लोबल ऑडियंस के लिए करेंगे, हम भी डॉलर में ही बेचेंगे, रुपीज़ में बेचेंगे नहीं। मैं हमारी पूरा बेस उस समय अहमदाबाद था, अहमदाबाद वापस आया, ढूंढने लग गया व्हाट प्रॉब्लम वी हैव, और हम लोग सॉफ्टवेयर से इसमें छोटा सा कॉल सेंटर ऑपरेशन चलाते थे। तो मैंने बोला यार ये कॉल सेंटर का सॉफ्टवेयर बहुत कॉम्प्लेक्स है, एक अच्छा सुंदर दिखने वाला कॉल सेंटर का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एंड दैट इज़ हाउ कॉल हिप्पो वाज बॉर्न। ठीक है, तो फिर वहीं का फंड ये लगाया था यहाँ पे? हाँ, बेसिकली एक ही कंपनी है, दोनों अलग अलग एंटिटी है? यस, कंपनी एक ही है, एंटिटीज़ अलग हैं, और हम अभी प्लान भी नहीं करते कंपनी अलग करने का। ठीक है, वहीं का फंड यहाँ पर लगाया था हम लोगों ने। सो कॉल हिप्पो को जिसने फंड दिया वो सॉफ्टवेयर सजेस्ट था। उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट बिल्ड करना कैसे शुरू किया? टीम हायर करी या फिर से कोई आउटसाइड एजेंसी पकड़ी थी? नहीं, हमने कभी भी आउटसाइड एजेंसी नहीं रखी। हमने सॉफ्टवेयर सजेस्ट में भी अपने ही टीम मेंबर्स रखे थे। सो भावेश एज आई टोल्ड वाज आवर फर्स्ट टीम मेंबर, एंड उसके साथ 3-4 लोग थे हमारे टीम में। हम लोगों ने अपनी सॉफ्टवेयर सजेस्ट टीम से कुछ 1-2 बंदों को तोड़ा निकाला और उनको बोला कि आज से तुम कॉल हिप्पो करने वालों, और बाहर से भी हम लोगों ने कॉल हिप्पो के लिए कुछ लोगों को हायर किया, और इस तरीके से हमारी टीम बनी। आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट या लकी मैं बोलूँगा विथ रिस्पेक्ट टू टीम। हमारे काफ़ी सारे सीनियर टीम मेंबर हमारे साथ हैं, और इवन विदाउट नोइंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, और मेरे को ये भी नहीं पता कि सर्वर कैसे होस्ट होता है, कोड कैसे लिखा जाता है, हम फिर भी टेक कंपनी चला रहे हैं। तो आई बिलीव कि मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ टू हैव गुड टीम मेंबर्स, एंड दैट्स हाउ वी कुड रीच हियर। ठीक है, तो फिर इनिशियली कितना पैसा लग गया था प्रोडक्ट बनाने में? तो सॉफ्टवेयर से जिसमें तो मैंने बताया 10 लाख रुपए लगे थे। फिर कॉल हिप्पो में हम लोगों ने 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, जो सॉफ्टवेयर सजेस्ट ही जनरेट हुआ था। और पर वो ओवर 1.5-2 ईयर्स था। इफ़ आई गिव यू द डेट्स एंड इफ़ आई कैन रिकॉल प्रॉपर्ली, तो कॉल हिप्पो हम लोगों ने अक्टूबर 2017 से थॉट प्रोसेस चालू हुआ हमारा कि हमको करने का है, और हम लोग कॉल हिप्पो में हम लोग ब्रेक इवन हुए थे 19 में, मार्च 2019 में हम ब्रेक इवन हुए थे। करीब 1.5 साल लगा था। तो ये जो 40 लाख रुपए गए थे, ये 1.5 साल के ऊपर 2-2, 3-3 लाख रुपए करके गए थे। ठीक है, फिर ये एक बिक कैसे रहा था ये प्रोडक्ट?
तो हमारी हमारी इंटायर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हमारा इनिशियल सक्सेस आया था। सो कॉलिपो में भी लोग गूगल पे सर्च करते हैं वर्चुअल फ़ोन सिस्टम एक्सेट्रा, जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं अगर किसी को समझ में आता है, और फिर हम गूगल पे रैंक करते हैं, टॉप पे रैंक आता है हमारा, लोग वहाँ पर क्लिक करते हैं और वो हमारी वेबसाइट पे आते हैं। सो हमारा जो इनिशियल सक्सेस था वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे आया। अब हम पेड परफॉर्मेंस भी करते हैं, दैट इज़ गूगल को पे करके अपनी रैंकिंग। सॉफ्टवेयर सजेस्ट का कितना हेल्प था इसके अंदर? बहुत लोगों को लगता है कि सॉफ्टवेयर सजेस्ट और कॉल हिप्पो डिफरेंट बिजनेस है, हमको सेम लगता है, बिकॉज हमारा जो अंडरलाइन कोर है वो डिजिटल मार्केटिंग है। हमने सॉफ्टवेयर सजेस्ट भी डिजिटल मार्केटिंग पे बनाया, हमने कॉल हिप्पो भी डिजिटल मार्केटिंग। मतलब मेरा एग्जांपल ये था कि सॉफ्टवेयर सजेस्ट के अंदर कॉल हिप्पो का प्रमोशन करो, क्योंकि वो तो अपना प्रोडक्ट है, अपने प्रोडक्ट में तो क्रॉस चलता है। हाँ, पर हम वहाँ से कितना आ रहा था? नहीं, वहाँ से बहुत ज़्यादा हमको कुछ नहीं आ रहा था। हमने वैसा किया था, बट हमने बहुत टाइप का गोरिल्ला मार्केटिंग भी किया था। तो जिस हिसाब से तो सॉफ्टवेयर सजेस्ट के हर एक ईमेल के अंदर में नीचे में लिखा रहता था कि अगर आपको वर्चुअल फ़ोन सिस्टम के बारे में हम लोग लिखा रहता था। व्हाट्सएप में हमने तो ऐसा भी किया था एक समय में कि अपने टीम मेंबर्स के जीमेल से ईमेल पूरा डाउनलोड कर लिया, 3000 ईमेल हर बंदे के मिले, 5 टीम मेंबर 15000, सबको ईमेल कर दिया कि भाई हमारे पास ऐसा कॉल हिप्पो करके प्रोडक्ट है। तो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर सजेस्ट और कॉल हिप्पो से नहीं आया, बट जो गोरिल्ला मार्केटिंग हमको करने की अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पर हमको बहुत फ़ायदा था। ठीक है, तो ब्रेक इवन के लिए कितने क्लाइंट्स थे इनिशियली आपके पास उस टाइम पे? मेरे को ये याद नहीं है कि ब्रेक इवन के लिए कितने क्लाइंट्स थे, हमको रेवेन्यू याद है, मतलब 40 लाख 3-4 लाख रुपए महीने जब हम लोग स्पेंड कर रहे थे कॉल हिप्पो में, तो हम ब्रेक इवन कर गए थे कॉल हिप्पो में। ठीक है, और एवरेज क्या प्राइस है? हमारा प्राइसिंग पॉइंट हरदम चेंज होता गया। हमने जब चालू किया था कॉल हिप्पो तो हम $4 में बेचते थे, फिर $4 के बाद हम लोग $8 पे गए, $8 से $12, $12 से $16। आज के दिन हमारा जो मिनिमम प्राइस पॉइंट है वो $20 पर यूज़र का। ये सारे प्राइस इक्विटी लिंक्ड प्राइसिंग है क्या? जैसे जैसे शेयर मार्केट बढ़ेगी वैसे आपकी प्राइसिंग बढ़ेगी? नहीं। सो ये एक SaaS का कॉन्सेप्ट है कि आपका प्रोडक्ट जैसे जैसे बनता जाए आप प्राइस बढ़ाते जाओ। तो हमने वही कॉन्सेप्ट चालू किया। जब कुछ कस्टमर से बैकलैश नहीं आया जो स्टार्टिंग में इनिशियली आपको सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई अचानक ये 1 साल के बाद आपने प्राइस बढ़ा दिया? नहीं, जो पुराने कस्टमर थे उनको ग्रैंडफादर कर दिया जाता है। जो मेरे को $4 दे रहे थे वो अभी भी $4 ही दे रहे हैं, पर जो नए कस्टमर है वो ज़्यादा प्राइस पे आ रहे हैं। जो हम पुराने कस्टमर उनका प्राइस नहीं, उनको चार्ज नहीं, उनका प्राइस हमने नहीं चेंज किया। उनको ग्रैंडफादर, इस प्रोसेस को पूरा ग्रैंडफादर करना बोलते हैं ना, उनको ग्रैंडफादर। हाँ, उनको ग्रैंडफादर कर दिया। ठीक है, हम भी अपना क्योंकि सेल्स बना रहे हैं ना हम, तो मैं तो ये सोच रहा था कि प्राइस बढ़ाएंगे तो पुराने कस्टमर शोर मचाएंगे। नहीं, बहुत सारी कंपनी करती है, जो पुराने कस्टमर होते हैं उनका भी प्राइस बढ़ा देती है, बट हम उस लेवल पे नहीं है कि हम वो करना भी नहीं चाहते और हम उस लेवल पे नहीं है। अगर आप बहुत एक्सक्लूसिव, बहुत टॉप प्रोडक्ट हो, मार्केट लीडर हो, 50-60 मिलियन, $100 मिलियन के आपके रेवेन्यू हो गए और आपको वो नीचे के कस्टमर चाहिए नहीं, आप बोलते हो कि यार मेरा ये कॉस्ट ज़्यादा आ जाता है इसको सर्व करने का, तो मेरे को ये कॉस्ट चाहिए नहीं, तो आप उनको हटा देते हो। हम नहीं करना चाहते थे इसलिए हमने नहीं किया। ठीक है, गुड है। ठीक है, तो आपकी कंपनी के बारे में बात हो गई, थोड़ी अब आपके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इनिशियली टीम बिल्डिंग के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? कि बहुत सारे लोग हैं जो हमको देख रहे हैं, जो अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो इनिशियल जैसे आपने बताया कि आप फॉर्चुनेट हो कि आपकी टीम बहुत अच्छी को मिली। अब वो अच्छी टीम फॉर्चुनेट वाला, उसके पीछे मेरे को ऐसा लगता है कि लक इज सब्जेक्टिव। असली में हमारे पीछे की मेहनत होती है, जिसको हम हम्बली बोल देते हैं कि हम लकी थे। तो वो टीम कैसे बिल्ड करें इनिशियली? साहिल, व्हेनेवर समवन आस्क मी दिस क्वेश्चन, मेरा एक ही जवाब होता है कि हमने, मतलब अभी मैं भी हम बोल रहा हूँ, मतलब मैं, मेरी को फाउंडर विच सुहासनी, जो कि इनकी वाइफ भी है। हाँ, जो मेरी वाइफ भी है। हमारी पूरी टीम ने हरदम, मतलब हम लोगों ने एक कल्चर ये बिल्ड किया है कि अपने टीम मेंबर्स का हरदम अच्छा सोचो। तो हम कोशिश करते हैं कि यार टीम मेंबर का कैसे अच्छा हो सके। अगर कोई बंदा मेरे पास आता है कि यार मेरे को हायर एजुकेशन करना है और मेरे को कल ही के कल जाना है, हम उसको बोलते हैं यार सही है तेरा, मतलब इफ़ यू आर डूइंग हायर एजुकेशन और तेरे को कल जाना है, हम उसको इमीडिएटली रिलीज़ कर देंगे। कोई बंदा आता है ज़्यादा सैलरी लेकर के आता है और मेरे से पूछता है कि मेरे को क्या करना चाहिए, हम उसको राइट सजेशन देते हैं। अगर मैं उसको ₹1 दे रहा हूँ, कोई बंदा उसको ₹3 दे रहा है और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ या मैं पे नहीं कर सकता, मैं उसको बोलता हूँ यार तू जा वहाँ पर रह, थोड़े दिन सीख ले, मे बी 2 साल के बाद हम भी दे सकेंगे, वापस आ जाना। और उस एंगल से हम बहुत सारे अच्छे, मतलब हम ट्राई करते हैं कि हमारे टीम मेंबर का हरदम अच्छा हो। एंड
पहले साल लोगों को नहीं कनेक्ट होता है, दूसरे साल नहीं कनेक्ट होता है, बट जब भी नए बंदे आते हैं ना, वो 2-3 साल के बाद उनको भी कनेक्ट होने लग जाता है, उनको भी समझ में आ जाता है कि हाँ ये जेन्युइनली ऐसा चाहते हैं, एंड दैट इज़ वाई वो रहते हैं, और उसी तरीके से हमारी टीम बिल्ड होती जाती है। तो अभी रिटेनरशिप तो आपने बता दी, पर इनिशियल हायरिंग कैसे करें? अब आप आइडिया था आपके पास में, ठीक है, अब आइडिया था आपके पास वाइफ थी, आपकी शादी हो चुकी थी, तो आपके पास 2 मेंबर्स थे कि जो शुरू करेंगे, अब उसके अराउंड टीम बनानी है, तो वो कैसे बनाए? सो इनिशियल हायरिंग करने के लिए मेरे को कुछ भी टेक्नोलॉजी के बारे में आता नहीं था। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है वो भी मेरे को नहीं आता था। मेरे एक मेंटर थे उस समय, मैंने उनसे पूछा कौन सी यूज़ करनी है, उन्होंने बोला PHP कर ले। बहुत बढ़िया। सो मैंने 3-4 दोस्तों को फ़ोन लगाया। उसके पहले मैं थोड़े स्टार्टअप इवेंट्स में जाता था, कुछ दोस्त बना लिए थे, तो मैंने 3-4 दोस्तों को फ़ोन लगाया, बोला कि PHP इंजीनियर हायर करना है। तो एक दोस्त ने बोला कि यार मेरे पास 70 से 80 PHP इंजीनियर का डेटाबेस पड़ा हुआ है। तो मैंने बोला दे दो मेरे को, और मैंने कॉल करना चालू किया। मेरे को-फाउंडर ने कॉल करना चालू किया, सारे 70-80 लोगों को कॉल किया, और कॉल करके बस बोला कि हम कंपनी कर रहे हैं और तुम आ जाओ, तुमको आना है क्या? कुछ 5-6 लोग इंटरव्यू देने आए। हमने ये बात हम 2014 की कर रहे हैं ना? 2014 की। उस टाइम पे तो ये स्टार्टअप समझते भी नहीं थे लोग। हाँ, मतलब उस टाइम पे स्टार्टअप आ गए थे, फ्लिपकार्ट था, फ्लिपकार्ट। हाँ, पर उतना नहीं समझते थे कि लोगों को डर लगता था स्टार्टअप जाने में। जो आज है उस हिसाब से नहीं है। तो 3 जन बोले कि हम आ जाएंगे, हमको कुछ आता भी नहीं था, बट हमने बोला यार ऑफिस में किसी ना किसी को तो बैठा लो, क्योंकि अगर एक अच्छा इंजीनियर आएगा तो ऑफिस खाली दिखेगा तो ज्वाइन नहीं करेगा। तो 2 या 3 जन को तो बैठा लो, भले ही हमको आती है नहीं आती है, उनको कुछ भी करेंगे करने दो उनको। 2 या 3 जन को, फिर जब एक अच्छा इंजीनियर ऑफिस में आएगा ना इंटरव्यू देने के लिए, तो ऐसा लगेगा उसको कि कुछ तो काम हो रहा है यहाँ पर, ये कंपनी बंद नहीं होने वाली है, और ज्वाइन करेगा। तो ऐसे हमने 2-3 जन को बैठा लिया। फिर आपको जैसे बताया, सो फिर हमारा लीड, आज के दिन हमारे पास जो लीड इंजीनियर है वो हमारे पास आया, उसने ज्वाइन किया। 2-3 लोग बिठाए थे, वो किस चीज़ के थे? वो भी PHP कोडिंग करते थे। वो हमारे साथ ज़्यादा दिन नहीं रहे, वो अब हमको भी इंटरव्यू लेना नहीं आता था। उन्होंने जो सैलरी मांगनी हमने बोला दे दिया और आज गए। तो वो हमारे साथ 3-4 महीने 5 महीने रहे थे। फिर जो हमारा करंट लीड इंजीनियर है वो आया, उसके बाद हम लोगों ने और मेंबर्स ऐड किए। वो सारे मेंबर्स हमारे पास काफ़ी दिन तक रहे। ठीक है, गुड है। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये टेक प्रोडक्ट SaaS चला रहे हैं और इनको टेक के बारे में नहीं पता है। इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी अपने मेंटर से पूछ के चुनी। अभी भी आप स्टैक आपका यही है? नहीं, अभी हम लोग 2 स्टैक पे काम करते हैं, PHP और नोड पे हम काम करते हैं। ठीक है, दोनों साथ साथ में इकट्ठे काम कर रहे हैं? अलग अलग टीम है, PHP के लिए और नोड के लिए। ठीक है, मतलब दोनों के दोनों कॉलिपो पे चल रहा है? नहीं, सो हमारा जो सॉफ्टवेयर सजेस्ट है वो PHP पे लिखा हुआ है, जो हमारा कॉलिप है वो नोड पे लिखा हुआ है। कॉलिपो में क्या होता है कि मैं वही सोच रहा था ना, क्योंकि फास्टर टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि अगर 2 सेकंड भी डिले होता है कॉल में तो कस्टमर वो नोट करता है, वो बोलता है कि 2 सेकंड डिले है। नोड में वो पॉसिबल था करना, इसलिए हमने नोड चूज़ किया। ठीक है, तो अगेन ये भी एक और लर्निंग है कि अगर आपको जो टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, आपको वो टेक्नोलॉजी चुननी है। इसलिए टेक्नोलॉजी नहीं चुननी क्योंकि वो ट्रेंडिंग है। अभी इनके पास पैसा है, अब प्रॉफिट रेवेन्यू बताओगे अपना? हम रेवेन्यू डिस्क्लोज नहीं करते हैं। प्रॉफिट बताओगे अपना? टैट कितना था? सो हम डिसेंट रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स कर लेते हैं। बता दो, बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे नंबर। सो वी आर समवेयर साउथ ऑफ $10 million इन रेवेन्यू एज ऑफ नाउ। प्रॉफिट हम स्किप करते हैं, बट वी आर डूइंग डिसेंट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो इनके पास पैसा है, अगर ये चाहे कोई भी टेक टीम हायर करके कोई भी स्टैक के ऊपर बना सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर सजेस्ट को, पर ये अभी भी पुराने PHP स्टैक पे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं है। ज़्यादातर लोगों के आजकल दिमाग में थॉट प्रोसेस आ गया है कि भाई पैसा आ गया है तो मॉडर्न चीज़ों के ऊपर जाएंगे जिनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है मेरे हिसाब से। आज के बहुत सारे नए फाउंडर्स को मैं देखता हूँ कि उनको चाहिए नॉर्मल वेबसाइट, बेसिक जो 5 पेजर वेबसाइट होती है, ब्रांडिंग वाली वेबसाइट। भाई मेरे को तो नॉड चाहिए। मैं कहा क्यों चाहिए, क्या मिलेगा उसके अंदर? नहीं सर, नॉड इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब मेरे से कोई पूछता है नहीं सवाल कि कौन सी टेक्नोलॉजी में बनाना चाहिए, मैं बोलता हूँ यार जहाँ पर भी तुम सेटल करने वाले हो, तुम अपनी सिटी जिस भी सिटी में हो, वहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे इजीली अवेलेबल है। तुम अगर रूबी ले लोगे या तुम अगर ऐसी टेक्नोलॉजी ले लोगे जिसके लोग अवेलेबल नहीं है, तो तुम्हारा कॉस्ट बहुत भागेगा, ढूंढने में लोग दिक्कत होंगे। जो भी टेक्नोलॉजी के लोग सबसे इजीली अवेलेबल है वो लो। इनफैक्ट अगर लोगों को पता नहीं है ना, फेसबुक हैज़ बीन बिल्ड ऑन PHP। सो अगर फेसबुक PHP पे चल सकता है तो कुछ भी चल सकता है ना। तो बहुत सारे है, अब तो मोंगो पे भी आ गया फेसबुक। मतलब बहुत फेसबुक ने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी भी डेवलप करी, जिसको उसने ग्रो किया। अब वो बाकी लोगों को कह रहा है भाई हमारी टेक्नोलॉजी ले लो, क्योंकि अडॉप्शन होगा तभी उनको भी डेवलपर मिलेंगे।
इसलिए वो भी ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो पहली लर्निंग मैंने जो आपको निकाल के दी है, निकाल के ही बोल रहा हूँ मैं, कि आपको टीम बिल्ड कैसे करनी चाहिए। साथ में आपको हमने टेक स्टैक के बारे में बता दिया है, टेक स्टैक कैसे बना जाता है। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है प्राइसिंग। अगर हम एक SaaS सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसकी प्राइसिंग किस तरीके से डिसाइड करिए। तो प्राइसिंग मेरे को लगता है ना कि डिस्कवरी ही होना चाहिए। आप इनिशियली क्या करोगे, यू विल मेक अ कॉम्पिटिटर एनालिसिस, उसमें आप लिखोगे कि आपके कॉम्पिटिटर के पास क्या फीचर्स हैं और वो क्या प्राइस पे दे रहा है। एंड इनिशियल प्राइसिंग अपनी इतनी लो कर दो दैट इट बिकम्स अ नो ब्रेनर। सो क्योंकि आपका नया प्रोडक्ट है, उसमें बग्स भी रहेंगे और आपके फीचर्स भी कम रहेंगे। अगर आप हाई प्राइसिंग रख दे रहे हो तो कस्टमर बोलेगा यार मैं ये क्यों लूँ, आई विल बाय जो भी मार्केट लीडर है वो ले लूँगा, या मार्केट लीडर का सेकंड वाला लीडर को ले लूँगा। इनिशियल कस्टमर आपके पास इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको प्राइस सेंसिटिव होता है, उनको चलता है कि आप सस्ता दे रहे हो, थोड़े बग्स हैं या फीचर कम है, उनको काम हो जाता है। तो आप इनिशियली कम प्राइस रखो, फिर जैसे जैसे आप फीचर बनाते जा रहे हो, प्रोडक्ट मोर और मैच्योर होते जा रहा है, बग्स कम होते जा रहे हैं, प्राइस धीरे धीरे बढ़ा करके टेस्ट करते जाओ। अगर आपकी प्राइस, एक समय आएगा जहाँ पर आपको रियलाइज़ होगा या तो आपकी प्राइस मार्केट लीडर की जितनी हो गई है या तो आपके कन्वर्जन कम होते जा रहा है, तो जहाँ पर कन्वर्जन कम होते जाए वहाँ पर रोक दोगे अपनी उस प्रोडक्ट के लिए प्राइस इंक्रीज़ करना। फिर आप एड ऑन्स ला सकते हो, आप अपसेल कर सकते हो। हाँ अपसेल कर सकते हो, नई प्रोडक्ट उसी के अराउंड बना सकते हो सेम ऑडियंस के लिए। तो मैं अपना बताता हूँ, हमने भी एक अपना SaaS बनाया है। ओके। तो अभी हम नए हैं SaaS के दुनिया के अंदर, आप बहुत एक्सपीरियंस हो, तो मैं तो अभी नया नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर शुरू हो रहा हूँ। तो हमने SaaS की प्राइसिंग ऐसी करी है, मैं आपसे पूछता हूँ कि सही है या नहीं है। तो हमारा चैटबॉट मार्केटिंग टूल है जिसमें हमने ई-कॉमर्स बना दिया। तो हमने प्राइसिंग रखी एकदम कम, मतलब हमारे कॉम्पिटिटर से मैं कहूँगा 20%, और ऑलमोस्ट हमारी कॉस्ट उतनी आ रही है, मतलब 10-15% के ऊपर नीचे का आ रहा है। तो हमने क्या सोचा कि मेरे को ये पता था कि सपोर्ट कॉस्ट लगती है, तो हमने सपोर्ट हटा दिया इन छोटे प्लानों से कि भाई सपोर्ट नहीं देंगे, हमारे पास सारा रीडिंग मटेरियल है, पढ़ लो, अपने आप खुद कर लो। अगर आपको बड़ा प्लान चाहिए तो उसमें सपोर्ट दे देंगे क्योंकि वो कॉस्ट है, सपोर्ट ही कॉस्ट है SaaS की अगर देखा जाए तो। और दूसरा हमने एक और एक्विजिशन मॉडल किया है जो कि अभी हमने, जब हम शूट कर रहे हैं इससे 2 दिन पहले ही डिसाइड हुआ है कि हम एक ई-कॉमर्स फ्री दे रहे हैं। तो बेसिकली क्या होगा, किसी को अगर ई-कॉमर्स वेबसाइट चाहिए, बेसिकली हमारा एक इनिशियल पार्ट है कि आप खुद का अपना ई-कॉमर्स स्टोर बना सकते हो, अपना खुद का चैटबॉट बना सकते हो। तो बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट टेस्ट करना है, सबको ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है, तो हमारा ई-कॉमर्स स्टोर हमने फ्री कर दिया। करेक्ट, दैट्स अ गुड, अच्छा स्ट्रेटजी है। तो पहले फ्री है, आओ 1 साल तक फ्री दे रहे हैं, क्योंकि उसके बाद मेरे को नहीं पता कितनी कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि फ्री मजे मजे में तो बोल दिया फ्री है, और पता लगा कि 20,000 लोग आ गए, 20,000 लोगों के हर एक वेबसाइट के ऊपर 1,000 का ट्रैफिक आ रहा है, हम तो बर्बाद हो जाएंगे होस्टिंग को लेके। तो अभी के लिए इतना झेल रहे हैं हम कि 1 साल तक फ्री दे रहे हैं, और ये हमारे डोमेन पे चलेगा। ओके। कि जो हमारी वेबसाइट है / आपका स्टोर का नाम आएगा और उस पर चलेगा। अगर इसको वाइट लेवल कराना तो पैसे दे दो। तो इनिशियली प्रोडक्ट भी टेस्ट हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो ये सही है प्राइसिंग मॉडल स्टार्टिंग के लिए अगर देखा, मतलब यस, मतलब साउंड्स गुड, मतलब इसको प्रीमियम बोलते हैं। तो हाँ, मतलब प्रीमियम इज अ गुड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। सही है। और प्राइसिंग हमने बहुत ही लो रखी है, मतलब ये मान लो 20-30% ही बच रहा है। किसी ने मेरे को सजेस्ट किया था कि SaaS के अंदर कम से कम 100% का मार्जिन रखना है, वरना SaaS मत चलाओ। नहीं, वो मार्जिन तो आप इवेंचुअली बिल्ड कर सकते हो ना। तो अभी पहले 6 मंथ्स जब तक आपके पास लेट्स से 100 कस्टमर नहीं आ जाते, क्योंकि आपके प्रोडक्ट के लिए आई थिंक 100 कस्टमर इज नॉट अ वेरी लार्ज नंबर, बहुत बड़ा नंबर नहीं है। तो जब तक आपके पास 100 हमारे पास 5,000 से ऊपर अभी कस्टमर्स हैं। हाँ, तो पेइंग कस्टमर्स 2200-2300 हो जाएगा। वाओ। तो अब धीरे धीरे प्राइसिंग इंक्रीज करना। नहीं, पहले 2200-2300 जो प्राइसिंग थी वो इससे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स प्राइसिंग पे थी। हमने इतना स्लैश करा है अभी प्राइस, तो अभी हम और इसको मार्केट नहीं किया है। तो जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनकी तो प्राइसिंग कट के अपने आप चलेगी, और जो नए ऑन बोर्ड हो गए उसको मार्केट में अभी कर रहा हूँ। मतलब इनफैक्ट जब ये वीडियो जाएगी इससे पहले हम मार्केट कर चुके होंगे थोड़ा सा, कि हमने प्राइस एकदम स्लैश कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मुझे लगता है ये नंबर और बढ़ेंगे। हाँ, तो इट्स गुड, मतलब आप जब एक बार आपके पास कस्टमर्स आ गए, आपको जब भी प्राइस इंक्रीज करना है आप इंक्रीज कर सकते हो। इसके अराउंड है ना, सो आई टेल माई टीम एंड इट इज़ फॉर एवरीवन कि आप क्या करते हो, जब आप प्राइस बहुत हाई रख देते हो ना, तो कभी कभी कस्टमर आना नहीं चाहते, और क्या होता है कि 6 महीने 1 साल निकल जाते हैं और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो क्योंकि आपके पास 2 या 3 कस्टमर आते रहते हैं। आप जब प्राइस लो रखते हो ना, भले ही आप 10% मार्जिन कमा रहे हो या मार्जिन नहीं कमा रहे हो, पर वो जो कस्टमर आते हैं ना, उसका एक्साइटमेंट अलग रहता है। कस्टमर प्रॉब्लम्स क्रिएट बताता है आपको कि यहाँ पर बग आ रहा है, फीचर रिक्वेस्ट करता है, ईमेल डालते रहता है। तो आप वो उनके ही एक्साइटमेंट में इतना बिजी रहते हो ना कि 1 साल
6 महीने कट जाते हैं। और जब वो कट जाते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि यार देयर आर पीपल जो आपका सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं और जो आपकी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने में हेल्प कर देते हैं। अब आपको थोड़ा लाइफ में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, प्रोडक्ट बनाने में भी कॉन्फिडेंस आता है। अब आप जब प्राइस इंक्रीज करते हो ना, कस्टमर को भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आई थिंक एक हाई प्राइस से चालू करके ये बोलना कि यार मेरा प्रोडक्ट तो बहुत प्रीमियम है और बहुत अच्छा इंजीनियरिंग किया है हमने, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप कम प्राइस से चालू करो। मार्जिन्स नहीं मिल रहे, थोड़े दिन तो नहीं मिलेगा। और जो हमारी ये सपोर्ट ना देने वाली स्ट्रेटेजी है, क्योंकि अगर मैं सपोर्ट दूंगा तो कॉस्ट तो बढ़ेगी, सपोर्ट नहीं दे रहा इसका रीजन यही है कि क्योंकि सारे ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन दे दिए हमने। बग्स दोगे तो उसका सपोर्ट मिलेगा नो डाउट, पर कैसे यूज करना है वगैरह वगैरह बेसिक चीजें होती है, इसका हम सपोर्ट नहीं दे रहे। क्या ये सही है? नहीं, मेरे को लगता है देना चाहिए आपको सपोर्ट। फिर प्राइस बढ़ जाएगा। हाँ, बट बहुत लोग पे करने के लिए तैयार होंगे ना, उसके लिए हमने प्राइसिंग अलग कर दी है। तो फिर चलता है ना। अगर पे करने के लिए तैयार हो तो हम आपको सपोर्ट देंगे, अगर आप पे नहीं करो तो हम क्यों सपोर्ट देंगे, मतलब तो फिर चलता है ना। देयर विल बी पीपल हु विल वांट टू पे यू, उनसे आप पैसे लेकर के आप उनको सपोर्ट फॉरवर्ड करो, सपोर्ट दो उनको। लेकिन अगर कोई नहीं देना चाहता है तो वो सेल्फ हेल्प में चलेगा। मतलब अपने ये प्राइसिंग अभी डिसाइड कर रहे थे हम, टीम इंटरनल डिस्कशन में किया कि मैंने कहा यार मैं इससे नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो कॉस्ट है ना, इसका कोई सपोर्ट का कोई रेट नहीं होता। करेक्ट, इंटरनल कॉस्ट होता है। इंटरनल कॉस्ट बहुत बढ़ भी सकती है वो, तो मैंने कहा मैं इससे नीचे नहीं जा सकता। तो किसी एक टीम मेंबर ने सजेस्ट किया सपोर्ट खत्म कर दो, कह रहा सपोर्ट खत्म कर दो और इस सपोर्ट के एडिशनल पैसा ले लो, इस सपोर्ट का माइनस कर दो, सीधा बंदों को ऑफर कर दो। किया जा सकता है। और आप डॉक्यूमेंटेशन अगर अपनी बहुत अच्छी रखोगे तो आई डोंट थिंक आपको सपोर्ट टिकट्स जनरेट भी होंगे आपके पास। हम बेसिकली, मेरे को बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स देखते हैं, तो हमने क्या एक गेम खेली है, 20% एफिलिएट रिकरिंग पे निकाल दिया। तो मैंने उन सबको अप्रोच किया, हमारे पास ट्यूटोरियल्स है सारे के सारे बनाए हुए, तो हमने उन सबको अप्रोच किया, हमने कहा कि आप हमारा प्रोडक्ट प्रमोट करो। अब वो सारे डिजिटल मार्केटर प्रमोट कैसे करेंगे? ट्यूटोरियल बना के। तो यूट्यूब पे ऐसा हो सकता है कि हमारे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आ जाए, तो डॉक्यूमेंटेशन की फिर उतनी स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट शायद ना पड़े। तो दैट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंटेशन। आप खुद नहीं कर रहे हो बट कोई और कर रहा है आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन। सो आपके सपोर्ट्स कोई और आपके लिए बना करके दे रहा है, आप खुद नहीं करो, बट इट्स ऑलमोस्ट सेम एज डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि मार्केटिंग कैसे करी जाए? सो अगर आपके पास फंड्स है तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर। अभी बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं कि एक बच्चा शुरू कर रहा है कॉलेज वाला, हमारी स्टेज पे नहीं है। हम जिस अभी मैंने अभी जो क्वेश्चन पूछा वो मेरा पर्सनल क्वेश्चन था। फाउंडर एंड फिल्टर का मजा सबसे बड़ा ये होता है कि मेरे को इंडस्ट्री एक्सपर्ट मिलते हैं उस डोमेन के, तो मुझे जो लगता है कि इनसे ये रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं कैमरे के आगे पूछ लेता हूँ, ताकि सबका भी भला हो जाए और मेरा भी भला हो जाए, और मैं ऊपर सजेशन भी ले लेता हूँ जो मुझे लेना होता है। ये इनके लिए क्वेश्चन है कि इनके पास पैसा नहीं है होता, ऑडियंस के पास। सो आई थिंक बहुत सारे मेथड्स हो गए आज के दिन तो मार्केटिंग के लिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक मेथड है, कंटेंट जो आप कर रहे हो कंटेंट क्रिएशन करना दूसरा मेथड है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तीसरा मेथड है। सो आपके स्किल्स के ऊपर आप मार्केटिंग कर सकते हो और काफ़ी रेवेन्यू और लीड जनरेट कर सकते हो। उसमें भले ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे आपको अपने निश डिस्कवर करने में, या आपको ये समझने में कि आप किस चीज़ में एक्सेल कर पा रहे हो या किस तरीके आपकी स्ट्रैटेजी क्या है वो करने में। पर एक बार जब आपका सक्सेस आना चालू होता है तो जो रेवेन्यूज़ बिल्ड होते हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी बिल्ड होती है, वो बहुत अमेजिंग होती है। तो आपको जो भी कुछ इंटरेस्ट है, अगर आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में इंटरेस्ट आता है, आपको वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट आता है, आपको अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इंटरेस्ट आता है, बहुत सारे ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स है, बहुत लोग अभी ऑलरेडी सिखाते हैं ये सब चीज़ ऑनलाइन, उनका आप पढ़ करके चालू कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट। ठीक है। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा कि एग्जाम्पल के लिए एक अगेन बच्चा देख रहा है, एसईओ की अगर हम बात करके चले तो लंबे रिजल्ट दूर में आएंगे। ठीक है, अगर मैं एड्स की बात करके चलूँ तो एड्स के लिए वो एक तो ऑप्शन उसके पास एजेंसी हायर कर ले, या फिर खुद देख के कर ले। आइडियली मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि खुद से सीख के कर लो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा है। करेक्ट, तो खुद से सीख के कर लो। पर एक बहुत बड़ी रियलिटी है जो कि मैं आपके मुंह से सबको बताना चाहता हूँ कि क्या आइडिया के ऊपर फंडिंग मिलती है, क्या आइडिया के ऊपर बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, या फिर असली में एक किसी को सैस प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए उसको एक इनिशियल फंड चाहिए। देखो, सैस प्रोडक्ट बनाने के लिए इनिशियल फंड नहीं चाहिए होता है। अगर आप इंजीनियरिंग कर सकते हो खुद से तो बहुत सारे सैस प्रोडक्ट आज भी आते हैं जहाँ पर
फाउंडर खुद से ही इंजीनियरिंग कर लेता है। अगर आप खुद से नहीं इंजीनियरिंग कर सकते हो तो आपकी टीम में कोई और फाउंडर है जो इंजीनियरिंग कर सकता है, और अगर आपकी टीम में भी कोई इंजीनियरिंग नहीं कर सकता है तो आप 1-1.5-2 लाख रुपए आज के दिन भी अगर आप एक सस्ता इंजीनियर हायर करोगे। सो मैंने कुछ कंपनीज़ को फंड किया है जिन लोगों ने बहुत कम पैसे में अपना सास प्रोडक्ट बिल्ड किया था। सो ऐसा फैंसी भी है थोड़ा कि हमको बहुत ज़्यादा फंड्स उठाने हैं, बट सबको नहीं मिलते हैं फंड्स। आज के दिन भी जितने स्टार्टअप है उसमें बहुत एक मिनिस्क्यूल परसेंटेज को ही फंड्स मिलते हैं। तो बिना पैसे के भी किया जा सकता है और थोड़े से पैसे से भी किया जा सकता है। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि क्या आइडिया में फंड मिलता है, आइडिया में फंड मिलता है, बट उसके लिए आपका कुछ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इनफैक्ट टू कॉन्ट्राडिक्ट माई सेल्फ, आइडिया पे एक्चुअली वो पैसे आइडिया पे नहीं मिल रहे, वो पैसे जो है वो बंदे के ऊपर मिल रहा है। तो अभी अगर मिंत्रा के जो फाउंडर्स हैं उन लोगों ने क्योर फिट चालू किया था कुछ 2-3 साल पहले, तो पैसे जो मिल रहे थे वो क्योर फिट के ऊपर और आइडिया के ऊपर नहीं मिल रहे थे, पैसे मिल रहे थे मुकेश बंसल के ऊपर। तो एज समवन हु हैज आउट फ्रॉम द कॉलेज, अगर आप नेशनल लेवल ओलंपियाड जीत चुके हो या चेस चैंपियन हो तो हो सकता है आपको पैसे मिल भी जाए, बिकॉज आप उतने शार्प हो, आप इंडिया लेवल चेस चैंपियन रहोगे तो आप उतने शार्प हो, तो मे बी लोग आपको उसके लिए पैसे दे दें। बट अगर आप कॉलेज के हो एंड यू आर फ्रॉम मतलब किसी एक कॉलेज से हो, अगर आप इनफैक्ट अगर आप IIM से भी हो और कॉलेज से बस निकले हुए हो तो बहुत मुश्किल है फंड उठाना। अब छोटी कॉलेजेस की बात करोगे तब तो और भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और क्यों मैं बता रहा हूँ ये कि अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे को एक बच्चे ने स्पैम कर रखा था। बच्चा मतलब 11th क्लास का, तो स्पैम इन द सेंस इंस्टाग्राम पे कमेंट कर रहा है, इंस्टाग्राम पे DM कर रहा है, मेल कर रहा है, मेरी टीम को कांटेक्ट कर रहा है, मेरे यूट्यूब पे कमेंट कर रहा है, भाई तुम बहुत ही बुरे आदमी हो, तुम रिप्लाई नहीं करते। मुझे लगा होगा कुछ, मैंने इनको बोला, कह रहा सर उसने बात करनी है आपसे। मैं करा दो यार, नॉर्मली चार्ज लगता है मुझसे अगर कंसल्टेशन टाइप्स लेनी है, हाँ करा दो। मैं बात करी, वो बच्चे को फंड चाहिए था मुझसे, 11th क्लास का बच्चा, और उसका आइडिया था कि उसको डिफेंस ड्रोन बनाने हैं। कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। मैं कहा कितनी कॉस्ट आएगी? फिर मान के चलते हैं इतनी कॉस्ट आएगी। मैं कहा असली में कॉस्ट कितनी आएगी? कह रहा नहीं पता। मैं कहा कैसे बनाएगा, गवर्नमेंट का रूल क्या है? कह रहा नहीं पता। तो सिंपल सी बात, आज के टाइम पे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं भी इसके जिम्मेवार हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं और उनको लगता है कि आइडिया के ऊपर फंडिंग मिल रही है, या मैं एंजल इन्वेस्ट करता हूँ, या इन्होंने अभी बोल दिया कि इन्वेस्ट करते हैं, तो आप इनको मेल कर रहे हो, इनको स्पैम कर रहे हो, प्लीज़ इन्वेस्ट इन माई आइडिया। मेरे पास एक सैस का आइडिया है जिसमें मैं भटूरे छोले बेचूंगा। तो पहली चीज़, आपको अगर आप नहीं हो बैकिंग, मैं मान के चल रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ अगर बंदे की बैकिंग नहीं है, कि IIM से नहीं है, अभी स्टार्ट कर रहा है, पर कुछ दिखाए ना मेरे को। करेक्ट, एब्सोल्युटली। एटलीस्ट प्रोडक्ट नॉलेज तो हो बंदे को। एब्सोल्युटली। आजकल क्या हो गया है, आजकल खासकर ये यूथ में ही आ गया है कि उनको फंडिंग लिख गई है, उनको ये देखने लग गया है कि भाई आज लॉस मेकिंग कंपनी IPO निकालती है और इतनी बड़ी बन जाती है, और ये फेम गेम हो गई है। एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए करनी है, मैं अपने दोस्तों में स्टैंड आउट करूंगा, भाई बिजनेस कर रहा है, भाई स्टार्टअप फाउंडर। कई इवेंट्स में शायद आप भी गए होंगे, अभी रिसेंट इवेंट्स में कई बार आते हैं लोग 23-24 साल के, मतलब थोड़े मैच्योर होते हैं, आके आपको कार्ड पकड़ाएंगे, लिखा होगा फाउंडर, CEO, डायरेक्टर। माँ भाई इतनी सारी पोजीशन है तेरी? यार हाँ सर। मैंने कहा क्या स्टेटस है? बस सर हम आइडिया पे काम कर रहे हैं। तो साहिल मैं बताऊंगा, हम लोगों ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में CEO कोई था ही नहीं जब तक हम डिसेंट एक लेवल पे नहीं पहुंच गए थे। तो हम कोई भी CEO नहीं लिखते थे। हमसे कोई पूछता था कि तुम CEO क्यों नहीं लिखते, तो हम बोलते थे यार कुछ है ही नहीं तो CEO क्या लिखेंगे, मतलब ऐसा कुछ हुआ तो कोई CEO बने ना, सब एक ही लेवल पे हैं, अभी क्या CEO बनेंगे अभी। सो जब ऐसा हो गया कि कस्टमर्स को या किसी को बताना पड़ा कि यार कोई तो CEO है, क्योंकि एक CEO डेजिग्नेशन से उनको भी कॉन्फिडेंस आता है, तो हम लोगों ने डिफाइन किया कि यार ठीक है चलो अंकित को CEO डाल दो, अंकित के नाम पे CEO डाल दो। बट उसके पहले हम बहुत ज़्यादा कुछ CEO या फैंसी करते नहीं थे। तो मुद्दा ये क्या है, अंकित को CEO इसलिए बनाया गया, सबसे बड़ा इक्विटी होल्डर है। नहीं फिर आप फ्यूचर में एक ऐसे CEO भी ला सकते हो जो कि शायद 1% 2% ही ओन करेगा।
नहीं, ऑफ कोर्स हम फ्यूचर में सीईओ ला सकते हैं। मेरे को सीईओ इसलिए बनाया गया क्योंकि आई वाज ऑलवेज, सो फ्रॉम डे वन आई वाज एक्टिंग एज द सीईओ, बट हम अपने एज फाउंडर्स हम अपने बीच में कभी डिस्कशन भी नहीं किया और मेरे को भी नहीं सही लगता था यार सीईओ अभी कुछ है ही नहीं कंपनी का, तो लिखूं क्या चीज़ के ऊपर सीईओ लिखूं। तो इसलिए नहीं किया, बट जब बनाने की ज़रूरत पड़ी तो वो डिफ़ॉल्ट था कि यार आई विल बी द सीईओ, वैसा डिफ़ॉल्ट अंडरस्टैंडिंग ही था। और आगे चल के हम ला सकते हैं ना, मतलब एक लेवल के बाद आई विल ऑल्सो स्टार्ट फेलिंग। सो अभी यहाँ तक मैं ऑर्गेनाइजेशन को लाया हूँ, दैट डज नॉट मीन कि वो मैं ऑर्गेनाइजेशन को ज़िंदगी भर चला सकता हूँ। एक लेवल के बाद जब जिस पोजीशन में ऐसा होगा जहाँ पर मैं फेल कर रहा हूँ और मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ अपने कमिटमेंट्स के ऊपर, सो मेरे भी कुछ कमिटमेंट्स है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। दे आर अबाउट 150 पीपल वर्किंग विद अस एज ऑफ टुडे, एंड इस 150 पीपल में अगर मैं 3 से भी मल्टीप्लाई करूँ तो करीब 450 लोग काम करते हैं। तो उस 450 लोगों से मेरे कुछ कमिटमेंट्स है। आई हैव टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन कीप्स ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर। अगर वो नहीं ग्रो कर रहा है साल भर साल, हमारे टीम मेंबर्स की सैलरी नहीं ग्रो कर पाएगी, उनको मज़ा आना बंद हो जाएगा। तो जब मैं नहीं कर पाऊँगा ये चीज़, तो मैं एक एक्सटर्नल सीईओ लेकर के आऊँगा और मैं उस एक्सटर्नल सीईओ को बोलूँगा कि अब तू देख, मेरे को आई विल ऑलवेज बी द शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, चेयरमैन, मे बी चेयरमैन हो, मे बी बोर्ड से ही निकल जाऊँ, बट ऑफ कोर्स मतलब आई थिंक दैट इज़ हाउ इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन रन करना चाहिए। जब आप एज अ फाउंडर नहीं चला पा रहे हो, आप किसी और को ले आओ जो ज़्यादा प्रोफेशनल है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ज़रूरी नहीं है आपको 0 to 1 करने के लिए मज़ा आता है, बट देयर आर प्रोफेशनल जो 1 से 200 ले जा सकते हैं, तो वाई नॉट उनको क्यों नहीं दे देने का लगाम इस घोड़े का। ठीक है, तो अभी आपने एंजल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करी थी, तो कैसे करते हो कंपनी के अंदर, क्या देखते हो, क्या फैक्टर्स देखते हो? तो मैं भी पहले ये सोचता था कि लोग कैसे करते हैं, बट अल्टीमेटली एंजल इन्वेस्टमेंट, एंड दिस इज़ वेरी क्रूड एंड बेसिक है और आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा नहीं होता है, बट अल्टीमेटली एंजल इन्वेस्टमेंट सिर्फ आइडियाज़ पे बहुत कम होता है। एंजल इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट वो बंदे पे होता है। तो मैंने जस्ट अभी एक रीसेंट एंजल इन्वेस्टमेंट किया था एक स्टार्टअप में, मतलब करीब 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले ही उसका कॉल फॉर मनी था कि उन्होंने पैसे दिए थे उनको। तो मुझे एग्जैक्टली उनका बिजनेस मॉडल भी नहीं पता है कि वो कैसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं। मुझे उनकी करंट MRR, करंट रेवेन्यू कुछ भी नहीं पता है। मैंने जो पैसे दिए वो जो बंदा वो चला रहा है उसको दिया। तो एंजल इन्वेस्टमेंट्स मोस्टली बंदे के ऊपर होता है। आप जो बंदा चला रहा है, जिसका आइडिया आपको वो अच्छा लग जाता है, तो उसके ऊपर एंजल इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। और कितना बड़ा फंड होता है? मैं छोटे साइजेस करता हूँ। आई टिपिकली लाइक टू डू 5 लाख रुपीज़ टू 15 लाख रुपीज़। मेरे को उससे बड़े साइजेस मैं नहीं करना, मुझे नहीं, अभी तक मैंने नहीं किया। कितनी इक्विटी कोई एक्सपेक्ट करेगी जाएगा? नहीं, तो मैं इक्विटी भी नहीं पूछता हूँ किसी से कि इक्विटी क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम, ये मेरा रीसेंट अंडरस्टैंडिंग है। सो पहले मैं पूछता था वैल्यूएशन क्या है, वैल्यूएशन क्या नहीं है, बट अब मेरे को ये रीसेंट अंडरस्टैंडिंग आया कि इक्विटी पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ बंदे आते हैं बोलते हैं $3 मिलियन, कुछ $4 मिलियन, कुछ $5 मिलियन, कुछ $10 मिलियन, बट आप पैसे लगा रहे हो, पैसे दे रहे हो उस बंदे के लिए दे रहे हो। और जब भी आप एंजल इन्वेस्टमेंट करते हो आपको फ़र्क, मतलब आप इस थॉट प्रोसेस से जाते हो, एटलीस्ट मैं तो इस थॉट प्रोसेस से जाता हूँ कि वो पैसे नहीं आने वाले हैं। यू आर जस्ट गिविंग दैट मनी बिकॉज यू थिंक दैट वो जो बंदा है, जो बंदा या बंदी है, जो आदमी है वो अच्छा है, एंड आप उनको सपोर्ट करना चाहते हो उनके ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने के लिए, और आपको ऐसा कहीं ये भी लगता है कि मैं भी उससे कुछ सीख सकता हूँ उस पूरे जर्नी में, तो इसलिए आप पैसे देते हो। तो अब जब आप ये सोच रहे हो तो फिर वैल्यूएशन इज़ नॉट इमटेरियल। तो मतलब 1% टाइप्स? नहीं 1% नहीं, मतलब आई थिंक उससे भी कम मिलता होगा मेरे को। तो मुझे तो पता भी नहीं कि जो मैंने अभी रिसेंट किया उसमें क्या इक्विटी आ रहा है क्या नहीं आ रहा, मुझे वो पता भी नहीं है। तो इन्वेस्ट किया कैसे आपने? मेरे पास बिजनेस आइडिया आया, प्लान आया, मैं बंदे को ऑलरेडी जानता था और उसने बोला मैं ऐसे ऐसे चालू कर रहा हूँ। उसने मेरे को भेजा, एक्चुअली भेजा मैंने देखा भी नहीं आज तक, लेकिन उसने बोला मैं चालू कर रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है, मेरे को बता देना कितने पैसे भेजने हैं, और मैंने उसको बता दिया कि यार मैं इतनी ही रेंज में करता हूँ। उसने मेरे को अपने डॉक्यूमेंट भेज दिया। डॉक्यूमेंट भी मैंने नहीं पढ़ा, आई थिंक 14-15 पेजेस का डॉक्यूमेंट था। उसने बोला यहाँ साइन करने का है और मेरे इस बैंक अकाउंट में पैसे दे देने का है, तो मैंने साइन करके भेज दिया और बैंक अकाउंट में पैसे दे दिया। एज सिंपल एज इट साउंड्स। ठीक है, और इक्विटी आपको ये भी नहीं पता है? नहीं, मुझे इक्विटी नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है, मैंने पूछा भी नहीं है, और क्या अपडेट्स हैं वो भी नहीं पूछा। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो अभी, कितनी इक्विटी होगी? नहीं, मुझे नहीं आई। मतलब मैं इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ ना कि अगर कोई आपको कल को अप्रोच करता है तो वो क्या एक्सपेक्ट करके आए कि यार इतना फंड्स तो आपने बता दिए, पर वो क्या एक्सपेक्ट करके आए कि कितने इक्विटी जा सकती है?
सो मैं नहीं मांगता हूँ, मैं इक्विटी नहीं मांगता हूँ। या आप ये कहते हो कि नेक्स्ट राउंड पे जो वैल्यूएशन होगी उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे? हाँ, आई थिंक ये जो स्टार्टअप है इसने करीब $60 मिलियन के ऊपर में राउंड उठाया। तो अगर आप 10 लाख रुपीज़ लगा रहे हो $60 मिलियन पे, तो इट कम्स टू वेरी स्मॉल, 0.00, कितने जीरोस रहेंगे वो भी नहीं पता। इन्होंने तो उठा लिया, आई थिंक $60 मिलियन। अगर किसी ने नहीं उठाया तो? डिपेंड करता है, मतलब जो सामने वाली, जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं, एक लड़का है जो आपको देख रहा है, कॉलेज पास आउट है और बहुत एनर्जी है उस बच्चे में, बात करते हो आपको पसंद आता है। अब वो आपको कहता है कि मेरा ये आइडिया है, पूरा प्रॉपर आइडिया आपको स्केल करके दिखाता है वो, और वो कहता है मेरे को इसको ग्रो करने के लिए ये इतना पैसा चाहिए, 15 लाख रुपए चाहिए, मेरा प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, मुझे उम्मीद है मैं ब्रेक इवन निकाल दूंगा इतने टाइम के अंदर, तो कैन यू इन्वेस्ट इन मी? और आपको अच्छा लगता है, आपको आइडिया भी अच्छा लगता है, बाय डिफॉल्ट मान के चलता हूँ सब कुछ अच्छा लगता है। सो अगर ऐसा आएगा तो इट डिपेंड्स अपॉन कि वो बंदे का एक्सपीरियंस क्या है क्या नहीं है। अगर मान लो कि कोई कॉलेज से निकल करके एक बंदा आता है पर बहुत ब्राइट बंदा है, तो मे बी 10, 12, 15% डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच टाइम आई एम गिविंग हिम। सो हम लोगों ने एक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जो चंडीगढ़ की इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पर हमारा कमिटमेंट कुछ अलग था। वहाँ पर इट्स अ ऑफशूट ऑफ कॉलहिपो, तो द प्रोडक्ट इज कॉल्ड into.ai एंड हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम कॉलहिपो के ही कस्टमर को into.ai बेचेंगे। हमारे पास इंटरनली बैंडविड्थ नहीं था ये करने का। तो into.ai इज़ अ स्पीच एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर, तो हमारे पास इंटरनली बैंडविड्थ नहीं था, तो हमने बोला कि एक और मतलब दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर दो जो ये काम कर रही होगी, एंड वहाँ पर हमने कुछ मेजर इक्विटीज़ लिए बिकॉज हम इसको एज अ आम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, हाँ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट की तरह हम उसको उस समय देख रहे थे। तो अगर ये कोई भी आता है एंड वहाँ पर हमारा ही सिर्फ टाइम है, हमारा एफर्ट है, हमारी नेटवर्क लिवरेज कर सकता है, तो द इक्विटी विल बी अ लिटिल हायर। बट अगर वी आर जस्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, तो जो भी उसको और लोग मिल रहे हैं जो दे रहे हैं, हम उसी रेट्स पे कर सकते हैं या हम उसी वैल्यूएशन पे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक बंदा आइडल इन्वेस्ट मान के चले कि 10% तक जाएगा, और अगर कोई एक्सपीरियंस है तो हो सकता है 1-2% तक जाए। हाँ, और जनरली अगर मैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मैं खुद से अकेले नहीं करना चाहूँगा। तो जनरली ऐसे ही होता है फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स का, तो वो और भी बहुत सारे लोग लेकर के आएगा, 5-6 और लोग लेकर के आएगा, तो वो 5-6 और लोग, 10 लोग, मे बी वो कोई और फंड हाउस लेकर के आएगा, वो जिस भी वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट कर रहा है हम उस वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है, मैं नॉर्मली ऐसे ही कर देता हूँ। ओके मेरे पास मेल आता है, ठीक लगता है, हाँ ठीक है, बात करी, समझ में आया, ओके मैं क्या कर दो। पर मैंने अभी बहुत ज़्यादा नहीं करे, सिर्फ 3 ही करे, और पिछले कुछ ही टाइम में किए, और बहुत छोटा अमाउंट किया है, ओके और स्ट्रैटेजिक करे, ऐसे मतलब मैं फ़ोन पे भी रहूँगा, हेल्प भी कर दूंगा, एड कैंपेन भी देख लूँगा मतलब अगर उनको ऐड रन करनी है, मैं कह रहा हूँ खुद ही कर, कुछ और किसी और को रखने की जरूरत नहीं, अपनी टीम में इनहाउस ही करा, तो मैं ऐड कैंपेन देख लूँगा, इसको ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे ऐसे कर ले। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे उम्मीद है जो लोग देख रहे होंगे उनको सैस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आ गई होगी। अभी हम इस सीरीज़ के अंदर 4 सैस कंपनियाँ आ चुकी है, तो सबसे अलग अलग अंडरस्टैंडिंग मिली है। यहाँ पे हमको B2C अंडरस्टैंडिंग मिली है कि अगर आपको डायरेक्टली जाना है तो। तब हम आ रहे हैं अपने रैपिड फायर की तरफ। तो रैपिड फायर में बैक टू बैक क्वेश्चंस हो गए, और विदाउट अ ब्रेक, विदाउट सोचे आपको आंसर देना है। एंड्रॉयड और iOS, एंड्रॉइड, फंडिंग और बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप, एंजल और वेंचर, वेंचर फंड, डेट और इक्विटी, Debt. फैमिली और बिजनेस, फैमिली, फेम और मनी, मनी, लव और अरेंज, अरेंज, कस्टमाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, वेज और नॉन वेज, वेज, B2B और B2C, B2B, एनी डे। प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी एट दिस पॉइंट इन टाइम, पहले प्रॉफिटेबिलिटी था, अब मेरे को स्केलेबिलिटी चाहिए। लार्ज टीम और स्मॉल टीम, स्मॉल टीम, रजिस्टरिंग अ कंपनी इन इंडिया और अब्रॉड, अब्रॉड, ओनिंग और रेंटिंग, रेंटिंग, आउटसाइड फूड या होममेड, होममेड फूड। फॉर्मल एजुकेशन या सेल्फ टॉट। तो आई थिंक दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल एजुकेशन के भी बेनिफिट्स हैं, तो लोग बोलते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन से फ़ायदा नहीं होता है, बट पर्सनली मेरे को लगता है कि वो आपको उस समय रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन बाद में जाकर के आपको समझ में आता है कि फॉर्मल एजुकेशन के क्या बेनिफिट है। तो आई विल गो इन फॉर, आई थिंक फॉर्मल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। बेस्ट फूड एवर, सो अहमदाबाद में एक रेस्टोरेंट है फॉर्चून लैंडमार्क करके, अहमदाबाद का वन ऑफ द फर्स्ट 5 स्टार्स था, तो मैं यूजुअली वहाँ पर जाना पसंद करता हूँ। बेस्ट स्टार्टअप इन इंडिया राइट नाउ। So I appreciate Bhavin Turakia a lot. So all the things which Bhavin is doing, I think Zoho, yes, Zoho is the best startup according to me in India as of now. Zerodha is also amazing. Both bootstraps. So मेरा थोड़ा soft corner रहता है bootstrap startups. दोनों में से एक चुननी हो तो Zoho, any day.
टॉप 5 बुक्स जिन्होंने आपकी लाइफ में चेंज डाला। सो मैल्कम ग्लैडवेल करके एक ऑथर है, तो मैल्कम ग्लैडवेल के बहुत सारे बुक हैं, मेरे को सारी बुक्स अच्छे लगते हैं। उनका एक बुक है आउटलायर करके, विच इज़ वेरी गुड। देन देर इज़ ऑथर विच इज़ कॉल्ड डैन एरियली। डैन एरियली ने भी काफ़ी सारे बुक लिखे हैं, एंड वो बुक लिखते हैं हाउ ह्यूमन्स आर इरेशनल। उनके सबसे पहले बुक थी प्रिडिक्टिवली इरेशनल, दैट चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरे को मार्केटिंग प्रिडिक्टिवली इरेशनल ने सिखाया। मार्टिन लिंडस्ट्रॉम का एक बुक है विच इज़ कॉल्ड बायोलॉजी, वहाँ से भी मैंने मार्केटिंग सीखा बायोलॉजी से। एंड देन देर इज़ अ बुक कॉल्ड रिच डैड पुअर डैड विच आई थिंक एवरीवन शुड रीड। And then there is a book called Goal, so which is on operations management, which is also something which I think everyone should read. डेस्टिनी बिलीवर हो या फ्री चॉइस? Free choice I will say, but I don't think कि सब कुछ लिखा हुआ है, but I think whatever happens is an amalgamation of a lot of things which is there. तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ लिखा हुआ भी है, but बहुत सारी चीज़ें जब होती हैं तो कुछ होता है। But ultimately, if it is a rapid fire, then I'll say free choice. आपकी हॉबी क्या है? So मेरे को टीटी खेलना अच्छा लगता है, बुक पढ़ना अच्छा लगता है। पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज करते हो? पर्सनल फाइनेंस में मैं बहुत ज़्यादा खुद से करता हूँ। मेरे पास जितने भी पैसे रहते हैं मैं मोस्टली इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है अभी अपने पर्सनल फाइनेंसेस। कौन से वाले में? निफ्टी? हाँ, निफ्टी 20 है, निपॉन निफ्टी 20, एंड इंडेक्स फंड्स भी होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं। मैं जो भी पैसे होता है सब कुछ उसी में डाल देता हूँ। आई डोंट थिंक बैंक से कुछ ज़्यादा एफडी से कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट बनता है, बट मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम खुद के बिजनेस को ही एपिट सिंपल को चलाने में जाता है। एंड दैट इज़ ऑल्सो वो मेरा पर्सनल फाइनेंस भी है। तो मैं जितने पैसे ये पर्सनल फाइनेंस और दिमाग लगा के कमा सकता हूँ या उससे ज़्यादा मैं अपने इक्विटी की वैल्यू इंक्रीज कर सकता हूँ एपिट सिंपल में टाइम स्पेंड करके। दैट इज़ वाई प्रेफर स्पेंडिंग मोर टाइम इन एपिट सिंपल दैन मैनेजिंग माई फाइनेंस। सो इसीलिए मैं उसको सिंपल रखता हूँ, मतलब टेक एवरीथिंग एंड पुट इट इन इंडेक्स फंड। तो ठीक है, सबसे पहले थैंक यू यार, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हमको लोग देख रहे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करने वाले हैं, उनके लिए एक फाइनेंस सजेशन आप क्या देना चाहोगे? So it is not that difficult. If you have hard work, you have persistence. इसको PPC कर्व बोलते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, पेशेंस, परसिवरेंस एंड कमिटमेंट। अगर आपके पास पेशेंस, परसिवरेंस एंड कमिटमेंट है तो आई थिंक इवेंचुअली जल्दी या इमीडिएटली सक्सेस तो मिल जाता है। सो आई थिंक एवरीवन शुड ट्राई डूइंग समथिंग। एवरीवन एटलीस्ट 2-3 साल लाइफ के तो देने चाहिए। नहीं होगा तब यू कैन ऑलवेज गो बैक टू कॉर्पोरेट, but you should spend 2-3 years in your life trying to do something different, trying to start up, and have patience, perseverance and commitment when you are doing it. And thank you Sahil for having me. थैंक यू अगेन। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।